आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ सप्रेशन वाली बुक डॉक्टर प्रफुल्ल विचैकर की। ये बेसिकली ना हमारा थ्योरी ऑफ सप्रेशन किस में ज़्यादा हमारे यूज़ होएगा ड्यूरिंग प्रैक्टिस, फॉलोअप के लिए। जब हमारे पास फॉलोअप्स आते हैं और हमने जो प्रिस्क्राइब किया होता है तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं है, वहाँ पे बहुत हेल्प करता है ये। हाँ, कि हम बीमारी को सप्रेस कर रहे हैं कि क्योर कर रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं बीमारी को। तो वहाँ पे ये थ्योरी ऑफ सप्रेशन बुक अगर आपने पढ़ी होगी ना तो बहुत हेल्प मिलेगी कि हाँ हमारी जो मेडिसिन हमने सही दी और सही डायरेक्शन में जा रहा है क्योर। हम बोलते हैं ना कभी जो हम हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पढ़ते थे कि मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सेंटर टू पेरीफेरी, है ना। जो हमारा क्योर का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो इसमें सारा सर ने बताया हुआ है कि हमको प्रैक्टिस में वो चीज़ कैसे दिखेगी विद एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका थ्योरी ऑफ सप्रेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी एवरी होम्योपैथ सीम्स टू बी क्लेमिंग excellent result, be it with 4 or 5 medicine at a time with multiple repetition in a day or single medicine single dose। कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारी दे के हमको रिजल्ट है, कुछ बोलते हैं सिंगल से है हमको। देयर आर scores of homeopaths both non qualified and qualified unfortunately who have been making diseases and symptoms disappear in a patient oblivious of what happened next। ठीक है, कुछ क्वालिफाइड है कुछ नॉन क्वालिफाइड है, कुछ जो है वो डिजीज़ बनाते हैं, कुछ डिसअपियर करते हैं और उनको ये चीज़ भी नहीं पता होती कि आगे क्या होगा, है ना। ऑल द सेम दे ऑल सीम्स टू वाउच फॉर देयर रिजल्ट। नाउ द $1 million क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिजल्ट, व्हाट इज़ अ रिजल्ट। लेट अस असेस द फॉलोइंग केस। अब व्हाट इज़ ए होम्योपैथिक रिजल्ट, हमको होम्योपैथिक रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए। होम्योपैथिक वाले देते हैं स्किन की प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने क्या किया ऑइंटमेंट दे दिया या एंटी एलर्जिक दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है। तो वो स्किन तो ठीक हो गई, एज अ रिजल्ट क्या हुआ थोड़े दिन बाद उसकी चेस्ट में कंजेशन शुरू हो गई। तो उनके लिए वो रिजल्ट सही है, मगर हमारे लिए अगर हमारी होम्योपैथी में ये रिजल्ट आएगा तो ये हमारे लिए गलत है, क्योंकि उनमें क्या है ज़्यादातर वो सप्रेशन ही करते हैं, या पैलिएट करेंगे या सप्रेस करेंगे। ठीक है, पैलिएट और सप्रेशन में भी डिफरेंस है। पैलिएट में क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए हमने किसी बीमारी को दबा दिया, और सप्रेशन का क्या मतलब होता है हमने बीमारी को एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन की तरफ कन्वर्ट कर दिया। हाँ, जो लेस इंपॉर्टेंट से मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया उस बीमारी को। तो उन लोगों में वो चीज़ कॉमन है और उनके पास दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो यही काम करती हैं, मगर हमारे में अगर ये चीज़ आएगी तो ये होम्योपैथिक रिजल्ट नहीं। तो यही इन्होंने बताना है कि व्हाट इज़ अ होम्योपैथिक रिजल्ट। ए केस ऑफ गर्ल विथ क्रॉनिक अस्थमा, एज 19 years, हैज सफर फ्रॉम अस्थमा सिंस चाइल्डहुड। फ्रॉम 12 to 15 years से उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। आफ्टर हैविंग बीन ट्रीटिंग होम्योपैथिकली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months शी वॉज हैप्पी, शी हैड नो अटैक फॉर 1 year। ए ईयर लेटर शी केम बैक विद ए सीवियर रिलैप्स। एक साल के बाद फिर से उसको आ गया अटैक। द एक्यूट अस्थमेटिक अटैक कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाई हर जनरल फिजिशियन एंड शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। ठीक है, पहले उसको नॉर्मल अटैक आते थे कि हॉस्पिटलाइज नहीं कराना पड़ता, मगर इस बार ऐसा अटैक आया कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। Nevertheless, the patient herself and her parents were happy with the homeopathic result, which had prevented her from getting regular asthmatic attack। ठीक है, जबकि उसके पेरेंट्स तो खुश थे कि इसको रेगुलर नहीं आ रहे हैं, इतने टाइम बाद आया। But an intelligent homeopath is one who assesses his result by quality, not quantity। Absence of an attack for some time should be followed, if at all, by milder attacks। This is in keeping with the true homeopathic result। Some of an attack for some time should be followed। हाँ, माइल्डर आने चाहिए, एकदम से गायब नहीं होना चाहिए। This is in keeping with true homeopathic result। A homeopathic medicine cures a patient by decreasing his sensitivity of an allergens। ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी को कम करेगी एलर्जेंस से जो जिसकी वजह से उसको अटैक आ रहा है। इन शॉर्ट रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग भी जब पेशेंट आते हैं तो हमेशा उनको ये बोलते हैं कि आपकी बीमारी एकदम से गायब नहीं होगी। पहले क्या होगा इंटेंसिटी कमी, जैसे माइग्रेन का पेशेंट आया, आपकी पहले वॉमिटिंग जाएगी, नोजिया जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में आपका हेडेक जो है वो भी पहले जो इतना तेज होता था वो थोड़ा नॉर्मल माइल्डर उसमें आएगा, फिर हो जाएगा। एकदम से आप मत सोचिएगा कि आपको हमने मेडिसिन दी और आपके सारे वो पेन ही खत्म हो गई, एकदम ऐसा नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पहले कम होएगी, फिर धीरे धीरे बीमारी जाएगी। Hence, a homeopath strengthens the patient and weakens the disease। In this above mentioned case, there was an evidence of a strengthening of the disease। Hence, it goes without saying that one has to encounter symptoms
and sign in the patient, which shall indicate weakening of the patient as a whole. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई थी उसकी, ठीक है, और दोबारा से हो गया तो पेशेंट वीक हो गया। हाँ, फिर वो एकदम से अटैक आया उसको और वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी का अटैक आया. Weakening of the patient as a whole mathematically point out to generals and mental deteriorating. ठीक है, और weakening of patient क्या होता है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो मेंटल और जनरल दोनों ही वो डिटीरिएट हो गया. If a patient says during follow-up that he is much better and his chief complaint is almost cured, one should ask him a leading question as to how is his stamina and desire to work. ठीक है, तो अगर पेशेंट बोलता आके कि मैं बहुत मतलब अच्छा फील, मेरी जो बीमारी है वो बिल्कुल अच्छी हो गई है, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वहाँ पे हमने उससे क्वेश्चन करना है कि आप एज अ जनरल कैसा फील कर रहे हो, आपका काम करने का मन करता है कि नहीं, आपको एनर्जी कैसी फील होती है अपनी बॉडी में, उससे भी हमको पता चलेगा कि हमारी मेडिसिन सही है कि नहीं. सिर्फ सिम्टम्स नहीं ख़त्म करने, हमने उसको एज अ होल ठीक करना है. If he says he is feeling weak and has no desire to work or do anything, then even if his chief complaint be it pain, fever और लूज मोशन, मतलब और सारी चीज़ें उसकी ठीक है मगर उसको एज अ जनरल काम कुम करने का मन नहीं कर रहा, वीक फील कर रहा है, तो वहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा. इज़ मच बेटर, वी कैन बी श्योर डैट देयर हैज़ टू बी आइदर ऑफ द जनरल, डैट इज डिज़ायर फॉर फूड हैज़ लेसन और हिज स्लीप नाउ ए डेज इज डिस्टर्ब, और इफ बोथ आर नॉट डिस्टर्ब बी श्योर डैट द स्टूल विच वर नॉर्मल बिफोर आर नॉट प्रॉपर एंड ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड. इवन मेंटली ही माइट बी फीलिंग डिस्टर्ब्ड और डिप्रेस्ड. ठीक है, ये सारे जनरल आ गए. देखो, स्लीप भी उसकी डिस्टर्ब है, खाना भी उसको खाने का मन नहीं हो रहा, पेट भी उसका नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो मगर और मेंटली भी वो डिस्टर्ब फील कर रहा है. सच इज़ द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द जनरल एंड मेंटल. ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी उसकी ठीक होनी चाहिए साथ में, तब हम उसको पर्टिकुलर मतलब एक प्रॉपर क्योर मानेंगे कि हाँ वो एज अ होल भी ठीक हुआ, सिर्फ उसके सिम्टम्स नहीं गए, उसको एज अ होल भी अच्छा फील हो रहा है. फर्दर इंटेरोगेशन रिवील द फॉलोइंग फैक्ट्स. द गर्ल हु यूज्ड to study on her own and secure high percentage of mark have become dull in the last year or so. Her interest in studies had waned. He would feel bored to study and would feel sleepy in her class. Her performance in maths had gone down. Alarmingly, her eyesight had deteriorated over the last year. Her mother complained that this was due to her not feeling hungry at all nowadays. मतलब ये सब चीज़ें उसको हो रही थी. She had disturbed sleep and dangerous dreams. All this was coupled with loss of weight and dark circles increasing around the eyes. She was also alarmed by sudden and profuse loss of hair over the month. ठीक है, ये सब साइंस उसमें दिख रहे थे, बस उसका अस्थमा के सिम्टम खत्म हो गए थे, मगर ये सब चीज़ें उसके अंदर आ गई थी. Is this a good or bad result? In the above mentioned case, the patient was cured of her chronic discomforting disease, but at what cost? है ना? At the cost of making her old and getting and setting in premature old age at 16 years. ठीक है, ये सारे सिम्टम एक तरह से प्रीमेच्योर ओल्ड एज है, उसको ना खाने का मन नहीं है, पेट नहीं ठीक है, उसको उसकी पढ़ाई का इंटरेस्ट खत्म हो गया, उसमें हेयर लॉस हो रहा है, आई साइट वीक हो गई, with hair falling, weakening of eyesight, loss of stamina for work and studies, and even loss of interest in studies which she loved before. ठीक है, we have to remember that our science of homeopathy is a holistic science wherein we treat the man in disease, not disease in man. It is obvious from the above fact that disease has disappeared, but the man's patient health has not improved but has gone to dogs. How many of us are aware of the fact that day in and day out what we claim as cured may not be real cures and may be dangerous suppression. ठीक है, हमको लगता है कि हमने क्योर कर दिया, मगर वो हो सकता है एक डेंजरस सप्रेशन हो. एक चैप्टर हो गया. उसकी वो भी इम्पॉर्टेंट होता है ना. अब जैसे कोई पेशेंट आता है तो हमको एक चीज़ क्लियर हो जाए अगर हमने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि ये मिनरल किंगडम की ही कोई दवाई है ना, या फिर एनिमल की ही कोई दवाई है इसकी ना, तो वो उससे भी बहुत हमको हेल्प मिलती है. तो नेचर के खिलाफ है, ये बंधन है ना एक. अब चाहे तुम एक दूसरे के साथ खुश हो ना हो, मगर तुमने साथ में रहना है सारी ज़िंदगी, है ना. तो ये बंधन हो गया. ये नेचर. अब कोई जानवर शादी नहीं करता. कोई जानवर शादी करता है? तो आदमी क्यों करता है भाई शादी? तो बस औरतों को बांध के रखने के तरीके हैं, बस और कुछ नहीं.
ना कुछ है। चलो 2 रीज़न फॉर सप्रेशन। अब सप्रेशन क्यों होता है उसका हम रीज़न देखेंगे। मैनी ऑफ अस आर नॉट अवेयर दैट day in and day out cases we claims as cured may not be real cure at all and may be dangerous suppression. The reason for the above predicament are mainly 4 हैं हमारे ऐसे कारण जिससे सप्रेशन होता है। Many of us homeopaths are not aware that homeopathy can also suppress. लोग बोलते हैं ना होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर होम्योपैथी का जो सप्रेशन होता है वो सबसे डेंजरस सप्रेशन होता है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगी, ये तो हमारे को प्रिविलेज है कि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इससे कोई नुकसान नहीं होएगा। तो अगर नुकसान हो भी रहा है ना तो वो सोचेगा नहीं नहीं इस दवाई से नहीं हुआ, कुछ और कारण से हुआ है। तो ये तो हमको एक बेनिफिट मिला हुआ है, अगर ऐसा है नहीं। Hence they tend to prescribe rather casually. It is Nux vomica for constipation, Ignitia for grief, Arnica for injury, Staphylococcus for mortification. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसके सप्रेशन भी होंगे। सेकेंड इज वेरी फ्यू होम्योपैथ्स टेंड्स टू फॉलो द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ठीक है, सेकेंड रीजन ये हो गया जिसकी वजह से सप्रेशन होता है। थर्ड रीजन, इवन इफ दे डू वांट टू फॉलो they shall never see it until the right constitutional simillimum is struck. तब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा, चलाते रहेंगे उस चीज़ को, है ना। जब तक वो स्ट्रक नहीं होएगी तब तक हम वो वैसे ही चलाते रहेंगे जैसा वो चला रहे हैं। द राइट कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम कैन नेवर बी स्ट्रक अंटिल दे अप्लाई द कार्डिनल प्रिंसिपल्स रिजिडली। ठीक है, रिजिडली। और ये हमारा कभी भी स्ट्रक नहीं होगा जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे कार्डिनल प्रिंसिपल को अच्छा रिजिडली। फिफ्थ है, इवन इफ दे डू वांट टू फॉलो द लॉ ऑफ क्योर दे हैव नो डेफिनेट गाइडलाइंस एज टू विच इज द मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड विच इज द लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड आउट डायरेक्शन ऑफ क्योर एंड सो ऑन। जब तक उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक वो होगा सप्रेशन। अब इसमें सर ने इतना अच्छा मतलब जो अपने फेलियर केसेस हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, जो सर ने फेल होके समझा कि हाँ मैंने सप्रेस कर दिया अपने केस को, वो भी सर ने डिस्कस किया। तभी पता चलेगा। माई प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी इन द फर्स्ट 10 years आई कन्फेस हैज़ बीन फार फ्रॉम करेक्ट। आई यूज टू प्रिस्क्राइब समटाइम्स ऑन single symptom, sometimes on particular symptom, occasionally on pathology alone. I used to practice giving importance to only mentals. Not only the concept or based on prescribing was different at different times, but also the posology principles differed. ठीक है, तो सर ने भी ऐसे किया था शुरुआत में, कभी पर्टिकुलर पे दे दिया, कभी मेंटल पे, कभी पैथोलॉजी पे दे दिया, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आई यूज टू प्रिस्क्राइब सिंगल रेमेडीज, मल्टीपल रेमेडीज, फॉर्मूले 3 times a day or even hourly. I confess that a lack of proper guidelines or maybe misunderstanding of those rules already laid down in the organon philosophy and no standardization of practice due to lack of scientific correlation were and are even today the chief cause of young homeopaths going astray. मतलब जो ये चीज़ें बताई गई है ना हमारे ऑर्गेनन में, फिलॉसफी में, ये हमारी साइंटिफिक कोरिलेट नहीं हो पाई कई चीज़ों से। जैसे अभी सर ने विजयकर सर ने बताया एम्ब्रियोलॉजी जो हम पढ़ते थे, है ना, एम्ब्रियोलॉजी को सर ने पूरा इसमें समझाया हुआ है थ्योरी ऑफ सप्रेशन में, कैसे हम उसका यूज़ करेंगे अपने। हम लोग सोचते हैं हमने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, उसका हमारे इसमें प्रैक्टिस में क्या यूज़ है, हर चीज़ का यूज़ है। जो हमने फिजियोलॉजी पढ़ी है, जो हमने एनाटॉमी पढ़ी है, जो हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है, एफएमटी पढ़ी है, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, हर किसी का रिलेशन है हमारे होम्योपैथी के प्रैक्टिस में यूज़ होने के। हमको पता नहीं है हर का। हमने एफएमटी में पढ़ा था वो आर्सेनिक पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, वो सिम्टम सारे देखते नहीं हम उसमें, सारे यूज़ होंगे अगर हमने वहाँ पे अच्छे से पढ़ा होगा, हमको ध्यान में आएगा कि हाँ लेड पॉइजनिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था वही सिम्टम प्लम्बम मेट में होएगा, आर्सेनिक की पॉइजनिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था वही सिम्टम आर्सेनिक में होगा, तो वो सब यूज़ होता है। एम्ब्रियोलॉजी जो हम पढ़ते थे वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमको यूज़ आएगा। एम्ब्रियोलॉजी में जो हम पढ़ते थे फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, सेकंड में क्या बनता है, थर्ड में क्या बनता है बच्चे का, वो होता है जो सबसे फर्स्ट मंथ में बन रहा है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ऑर्गन बन रहा है वो उससे लेस इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट मंथ में हमारी स्किन बनती है, लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है हमारी बॉडी की।
हाँ वो बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सारा बना हुआ है इसमें, देखो चार्ट जो कल मैं तुमको बता ये चार्ट है हमारा। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर सबसे पहले हमारी ये बनती हैं। न्यूरोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे जब हम उस तरह के केस देखते हैं ना, सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, उसमें हम पूछते हैं प्रेगनेंसी हिस्ट्री ना, तो प्रेगनेंसी हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम आई है बच्चे की, ब्रेन में प्रॉब्लम आई है, ब्रेन में भी हर सेंटर जो होता है, स्पीच सेंटर है, विज़न का जो सेंटर होता है, सब अलग अलग होते हैं ना, उनमें भी उसको भी पूरा स्पेसिफिक बताया गया है एम्ब्रियोलॉजी में कि स्पीच सेंटर इस टाइम पे बनता है। अगर आपको उसकी नॉलेज होएगी ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे पेशेंट से कि इस मंथ में इस दौरान आपको क्या टेंशन आई थी, जब आप प्रेग्नेंट थे, तीसरे महीने में अगर वो ऑर्गन डेवलप हो रहा है तो तीसरे महीने में ही कोई स्ट्रेस या कोई ऐसी चीज़, मेंटेनिंग कॉज या एक्साइटिंग कॉज उसकी लाइफ में आया जिसकी वजह से वो बच्चा ऐसा बन गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे वो बच्चा वो ऑर्गन में प्रॉब्लम आई उसके, ठीक है, तो उस टाइम पे छठे महीने में उस लेडी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो ऑर्गन अफेक्ट हुआ। तो सर लोग ऐसे ही तो इतने बच्चों को ठीक किया है सर लोगों ने, जो सर के कैंप चलते हैं, ये सर लोगों की इतनी अच्छी पक्की है ना, हर ऑर्गन का उनको पता होता था, इस मंथ में ये ऑर्गन बन रहा है, इस मंथ में ये बन रहा है, इस मंथ में ये बन रहा है, इस मंथ में ये बन रहा है। तो जिस ऑर्गन से रिलेटेड कोई बच्चा आया जिसमें प्रॉब्लम है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग की कि इस मंथ में क्या हुआ था, आप बताओ मुझे। सोच के बंदा सोचता है, उसको याद आता है, फिर वो बताता है, वहाँ से हमको एलिमेंट्स मिल जाता है डायरेक्ट। जाकर सर ने ऐसे ही तो इतने बच्चे ठीक किए हैं, ये डाउन और ये सब के जो बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के और सेरेब्रल पाल्सी के, उनके महाबलेश्वर में कितने कैंप लगते हैं सर के, और मुंबई में तो लगते ही हैं, महाबलेश्वर में अब यहाँ पे भी जो सर ने स्टार्ट किया था ये जो था हमारा। Those who learn from their mistake are a few. Those who don't and go on repeating those mistake are plenty. ठीक है, जो अपने गलतियों सीखते हैं वो कम होते हैं। There are some of them who even enjoy pride of places as good homeopaths in a mislead homeopathic community, making rules of running colleges by being a member or leader of some or some other council in homeopathy. ठीक है, और वो बड़े प्राइड के साथ एक बहुत अच्छे होम्योपैथ की तरह रिप्रेजेंट भी होते हैं और होम्योपैथिक कम्युनिटी को मिसलीड कर रहे हैं और एक अलग अलग तरीके के रूल्स बना रहे हैं, ठीक है, लीडर बने हुए हैं, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं सर ने जो होता है। टू प्रूव माई पॉइंट आई एम हेयर विथ quoting and relating few of my cases in the 10 years of my 25 years of practice. First 10 years के सर ने कुछ failures बताए हैं, cases जो उनसे हुए थे। An old lady of case 1 है ये, an old lady of 60 plus suffering from chronic migrainous headache for 50 years was treated successfully by me in the initial days of my practice. She had presented with the following symptoms. अब लोगों को लगता है ना कि हमने तो इतने अच्छे अच्छे केस ठीक किए हैं, तुमको क्या पता उस तुमने ठीक किया उसके बाद उसको कौन सी बड़ी बीमारी आ गई, और वही बड़ी बीमारी लेके फिर वो तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि उसको विश्वास है कि तुमने उसका वो ठीक किया था तो ये भी ठीक कर दोगे, मगर उसको ये नहीं पता कि ये बीमारी ही तुमने दी है। Acute headache, frontal and occipital with severe nausea and vomiting accompanying it. Burning in the esophagus with excessive ropey salivation. ये सारे symptoms थे उनके। Vomiting was spasmodic and greenish in color. After having tried several medicine for migraine, I finally got result with Iris Versailles 1000. Repeated 3 times a day for 2 to 3 months. 3 months had barely elapsed after I cured her long-standing illness. When she started getting mild tremors in the right thumb. उसके बाद क्या हुआ, उसका माइग्रेन तो ठीक हो गया मगर उसके राइट थंब में ट्रेमलिंग होना शुरू हो गया। This was followed by tremors in the hand and within a year time she was a full-fledged case of Parkinson. माइग्रेन ठीक हो गया, वो पार्किंसन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही करते हैं, आप जाके देखो जो मिक्सोपैथी वाले हैं, मिक्सोपैथी वाले ऐसे 10 एम को भी 2 3 बार रिपीट कर रहे हैं, ये हाल है। Today for the last 15 years she has been progressively crippled almost to the extent of being a tremulous vegetable. ठीक है, vegetable life हो गई उसकी। I cured her headache and crippled her with Parkinson disease. Second case, another lady coming to me with widespread baldness was completely and miraculously cured by me with Vinca minor. ये तो बहुत लोग यूज़ करते हैं Vinca minor वो baldness के लिए।
administered repeatedly for 6 months on the basis that the hair which had fallen off were being replaced by white hair. This case earned me lot of fame as well as patience, but put my conscience a tremendous turmoil as I saw this lady develop a dreaded tumor in the breast, which turned out to be malignant. I gave her hair, but took away her life. कितना सोचो सर में करेज होगा जो सर ने अपने फेलियर्स डिस्कस किए हुए हैं, और वो इसलिए किए हैं कि आप लोग ना करो ये गलती, है ना. Other results, many cases of children with recurrent tonsillitis treated by me with specifics and mixtures have been found by me to come back with dullness of memory. ठीक है, जैसे हम टॉन्सिलाइटिस और इनको करते हैं अगर मिक्सोपैथी के हिसाब से, तो बच्चा डल हो जाता है. They fail to pass in subject in which they used to previously secure high marks. The parents are happy that the child has overcome the disease, has developed good immunity to cold drinks, cold weather, change in weather. They are happy that the child has put on weight and become chubby, but they do not relate the loss of memory or dulling of intellect to the disappearance of cough and cold. With chronic bronchitis and asthma have been treated with remarkable acumen and relief. They stop getting attacks of bronchitis and wheezing, much to the satisfaction of the parents. These children gradually change in their looks, appearance and behavior. They become obese, the features start rounding, the nose changes from shape to plump, the face changes from long, thin to fleshy and pulpy. Some allopathic friends start accusing this homeopath of clandestinely administering steroids looking at the moon phase. The homeopath is sure he has not administered steroids and though fulfilled, defends himself vainly by arguing that the boy has become obviously healthy. This healthy boy unfortunately now start getting tired on going upstairs, tired on cycling, on playing, lethargy creeps in. He is blamed for his overeating and less exercise, which could be the cause of this predicament. The reason is far from any one of them. अब देखो ऐसे होता है, कई पेशेंट आके पूछते भी हैं आप स्टेरॉइड्स तो नहीं देते. The treatment of bronchitis and asthma was with a partial simillimum. It has suppressed the child now for previous psoric disease manifestation to psychosis disease manifestation. कभी भी जब आप सिंगल मेडिसिन दोगे ना, चाहे वो पार्शियल सिमिलिमम ही क्यों ना हो, वो सप्रेस नहीं करेगी. जो मल्टीपल मेडिसिन देते हैं, जो रिपीट करते हैं बहुत जल्दी 1 mg 10 mg आप दे रहे हैं ट्वाइस अ डे थ्राइस अ डे, है ना, वहाँ पे होती है ये चीज़ें. इसलिए तो मैं बोल रही हूँ हम लोगों ने शुरू से यही किया है, हमने क्लासिकल किया तो हम लोग को कभी ये चीज़ें फेस ही नहीं करनी पड़ी. वो कभी सप्रेस नहीं करेगी. अगर आप हम लोग इस चीज़ के लिए श्योर हैं कि हम सप्रेस नहीं करेंगे, नहीं ठीक होएगा पेशेंट वो ठीक है, मगर कभी उसमें सप्रेशन नहीं होगा. सिंगल दे रहे हैं तो मैम उसमें ये भी हमें मिनिमम डेज दे रहे हैं हम. ये मेडिसिन का अगर हम वो मतलब रिपीट भी करें कि अभी ये मेडिसिन के सिम्टम आने लग गए हैं इसमें, इसका मतलब हमारी मेडिसिन गलत जा रही है, हमें पता भी तो चलेगा साथ में कि हाँ अगर इस मेडिसिन के symptom कई बार आ रहे हैं, प्रूविंग हो जाती है तो proving मेडिसिन होने की, लग जाती है. है ना. तो कई बार क्या होता है कि जब हम अभी वो चीज़ें भी आएंगी आगे. मैम जो ओपीडी वाला केस आता है थेरेपी उन्होंने म्यूरेक्स ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਣੀ हाँ, ਸਟਾਰਟ हाँ. ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ वो ठीक हो गया. वही ना, वो मेडिसिन का एग्रीवेशन था या ਉਹਨਾਂ ਨੇ फिर ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ हाँ. ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ. वही चीज़ें हैं ना, वहाँ पे होंगी ये चीज़ें. ਹਾਂਜੀ तो यही बताया उन्होंने कि जो सोरिक डिजीज मैनिफेस्टेशन थी वो साइकोटिक डिजीज मैनिफेस्टेशन में चेंज हो गई. जब हम मेडिसिन देते हैं तो सिफिलिस साइकोसिस में आना चाहिए और साइकोसिस सोरा में आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. अगर कोई सिफिलिटिक डिजीज लेके आया हमारे पास पेशेंट, आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी उसको बीमारी है जैसे कन्वर्जेंसी है ना, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो सिफिलिटिक प्रॉब्लम है उसकी, तो जब हम मेडिसिन देते हैं तब वो पहले साइकोसिस में आएगा, उसको साइकोटिक डिजीज आएगी. साइकोसिस में आएगा का मतलब क्या होता है, कभी भी मेडिसिन जो भी हम मेडिसिन देते हैं, जब भी कोई बीमारी ख़त्म नहीं होती, कन्वर्ट होती है, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी कभी हम बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. हम पढ़ते थे ना, तो वैसे ही हमारी जो मेडिसिन है, जो बीमारियां भी जो है वो भी एक एनर्जी है, वो एनर्जी भी कन्वर्ट होएगी हमेशा, गायब नहीं होएगी कि हमने कन्वर्जेंस के लिए दवाई दी तो वो एकदम से ख़त्म हो गई, हमने मेडिसिन दी तो कुछ हुआ ही नहीं उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं आई. वो कन्वर्ट होके ज़रूर से कोई छोटी बीमारी में कन्वर्ट होएगी. सिफिलिस से साइकोटिक कोई बीमारी आएगी उसकी, सिवियरिटी कम हो जाएगी. सीवियरिटी भी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी. जब हम जैसे मैंने कन्वर्जन का एग्जांपल दिया, इसमें क्या होता था ना, जब हम मेडिसिन देते तो हमको हमेशा सिखाया जाता था वहाँ पे प्रिडिक्टिव में
कि कन्वर्जन के लिए जब आप दवाई दे रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है कि फिट्स ज़्यादा आते हैं शुरुआत में, छोटे छोटे फिट्स आएंगे, छोटे छोटे फिट्स आएंगे, मतलब इंटेंसिटी उसकी कम रहेगी मगर ज़्यादा आएंगे, करंट ज़्यादा बनता है, इसका ये गुड साइन होता है। एकदम से कन्वर्जन ख़त्म नहीं होएंगे, तो फिर उसके हिसाब से आपका फॉलोअप अगर आता है कोई ऐसा, तो वो मतलब उसमें ये रहेगा कि जो पहले बच्चा कन्वर्जन के टाइम पे इतनी देर तक वो प्रॉब्लम में रहता था, तो वो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, उस फिट का टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। अगर 2 मिनट तक वो प्रॉब्लम में रहता था तो 1.5 मिनट हो जाएगा, फिर 1 मिनट हो जाएगा, फिर आधा मिनट रह जाएगा, फिर ख़त्म होगा। और वो ख़त्म होके भी हो सकता है कोई साइकोटिक बीमारी में कन्वर्ट हो। साइकोटिक में मतलब जैसे उसको कोई मसल पेन होने लग गई है ना, मसल्स की प्रॉब्लम आ गई, या कोई जॉइंट्स में थोड़ा बहुत उसको पेन रहा कुछ दिन होता है, ये भी हो सकता है। कन्वर्जन उसके कम हो गए और उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने कभी चेंज नहीं करनी मेडिसिन, ठीक बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है केस, ठीक है। वो हमारा साइकोटिक डिजीज मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो गया। साइकोसिस विच स्टैंड फॉर स्लोनेस, डाउटनेस, अंडर कवरनेस, डिसीटफुलनेस, एंड इज नाउ मेकिंग द चाइल्ड एक्सप्रेस lethargy, obesity, false healthy look, then obviously undercoverness is going to express itself into an underlying silent disease, ठीक है। वो एक अंडर कवर उसमें चला गया और वो अंदर एक साइलेंट डिजीज बनाना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 14-15 years दिस बॉयज ब्लड प्रेशर शेल स्टार्ट शोइंग हायर लिमिट्स। इस उम्र में ही अब उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आने लग गई, साइकोटिक प्रॉब्लम आ गई ना। इफ दिस प्रोसेस इज नॉट निपल्ड इन द बर्ड, द यंग बॉय बिकम्स ए फ्रैंक hypertensive with blood pressure measuring 140-100 of Hg and that too at the young age of 20 years। अगर उसको नहीं ठीक से किया गया तो वो एक फुल फ्लैज हाइपरटेंशन का पेशेंट बन जाएगा 20 साल की उम्र तक। हाउ मैनी ऑफ, अब जैसे ये देखो सर ने साइकोटिक सिम्टम्स भी बताए हैं और फिजिकल बताए हैं। साइकोटिक सिम्टम्स क्या आ गए उसके अंदर, एक स्टाउटनेस आ गई, क्या बोलते हैं गिट्टा, गिट्टा हो गया बच्चा, है ना। अंडर कवरनेस, डिसीटफुलनेस, डिसीटफुल हो गया बच्चा, डिसीटफुल पता है ना, धोखेबाज, मतलब लोगों को धोखा देने लग गया, उसके माइंड में ऐसी जो सोरिक था बच्चा, बोला था है ना, जो है अंदर वही बाहर है। अब साइकोसिस आ गई उसके अंदर, कवर करने लग गया हर एक चीज़ को, डिसीटफुलनेस आ गई उसके अंदर, चालाकियाँ आ गई उसके अंदर। बोलते हैं ना बच्चा तो भगवान का रूप होता है, क्यों? क्योंकि वो सोरिक होता है, जो है सो है। झूठ बोलना है तो सीधा मतलब उसको झूठ बोलेगा भी तो उसके झूठ से पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहा है ना। तो ना उसमें कोई चालाकी होती है, ना कोई धोखेबाजी होती है ना। जो चीज़ उसको चाहिए होती है वो सीधा बोल देता है। अब हम लोग सोचते हैं अरे यार क्या सोचेंगे वो। अब जैसे बच्चे जाते हैं गेस्ट, हम कहीं बाहर जाते हैं गेस्ट वगैरह बन के, तो वहाँ पे बच्चे उनको मन है खाने का तो तुरंत उठा लेंगे, हम लोग सोचेंगे नहीं नहीं कोई नहीं, थोड़ी देर बाद खाते हैं, है ना, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करते हैं हम लोग। मगर बच्चे नहीं करते ना, क्योंकि वो बिल्कुल सोरिक होते हैं, उनके अंदर कोई वो नहीं होती, साइकोसिस नहीं होती, छुपाना नहीं, उन्होंने हाइड नहीं करना, ठीक है। तो वो चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर अगर हमने गलत मेडिसिन दी। How many of us know that in order to cure his hypertension, we have to make the soric asthma come back transiently. This should be followed by dry cough at laryngeal or pharyngeal level. ठीक है, अगर हाइपरटेंशन को हम क्योर करना चाहें तो हम उसको कैसे करेंगे? तो his hypertension we have to make the soric asthma come back, मतलब उसको हमको फिर से सोरिक अस्थमा में लाना पड़ेगा, ठीक है। और ड्राई कफ होएगी, फिर उसको फिर लैरिंजियल और फेरेंजियल लेवल तक आएगी वो, ठीक है। अब जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की होती है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सेकंड लेयर में आता है, बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने कल देखा था ना, वो 4th लेयर में आता है, ठीक है। तो वो पहले जो है हाइपरटेंशन जो है वो 5th लेयर में आता है। तो 5th लेयर से पहले उसको आएगा हाँ, एक सोरिक अस्थमा में कन्वर्ट होएगा, वो लंग्स के लेवल पे आएगा। फिर उसके बाद लैरिंजियल और फेरेंजियल जो है हमारा सेकंड लेयर पे आएगा, फिर जाके वो खत्म होएगा। और हो सकता है दिस शुड बी फर्दर फॉलोड बाय स्नीजिंग एंड देन ऑन टू द स्किन बाय ट्रांजिएंट सोरिक इरप्शन। हो सकता है फिर उसके बाद वो स्नीजिंग और उसके सबसे लीस्ट लेयर जो फर्स्ट लेयर है वो स्किन पे आके वो खत्म होगी बीमारी, ऐसे खत्म होगी, ये होगा क्योर। दिस स्किन इरप्शन शुड ऑल्सो प्रोसीड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये जो स्किन इरप्शन वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हेरिक्स लॉ ऑफ क्योर में हम जैसे पढ़ते थे। अब ऑल दीज शुड नॉट बी इंटरफेयर विद बाय एन मेडिसिनल लोकल और इंटरनल, ठीक है। लोकल और उससे हमने नहीं करना है। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट इट इज़ द वाइटल फोर्स इटसेल्फ विच इज़ क्योरिंग द डिजीज एंड नॉट आवर होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। हमारा वाइटल फोर्स है वो क्योर कर रहा है, हमने तो मेडिसिन से बस एक स्टिमुलस दिया है। जो हम पढ़ते थे वाइटल फोर्स कैसे काम करता है, जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। आर्टिफिशियल डिजीज़ जब प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगे, इम्यूनिटी डेवलप होएगी जो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी।
तो वो स्ट्रॉन्ग जो वाइटल फोर्स हमारा बनेगा वो स्ट्रॉन्ग वाइटल फोर्स बीमारी को ख़त्म कर रहा है, ना कि हमारी दवाई। द वर्क ऑफ द होम्योपैथिक सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड was only to stimulate the immune reaction that proceed towards cure. ठीक है। Many cases of children with recurrent tonsillitis treated by me with specific and mixture has been found by me to come back with dullness of memory, failing to pass in subject in which they used to previously secure high marks. फिर हमें एना केसेस ठीक कर देंगे होंगे, मतलब जिन्होंने उनका मिनिमम से ठीक हो सकता है फिर मैम, है ना? हाँ। जैसे मिनिमम देंगे तो वो अपने आप प्रॉपर सारा बैलेंस कर Asthma and bronchitis patient when improperly treated have ended with having joint pain or arthritis. ठीक है, क्योंकि देखो joint pain arthritis जो है हमारा, अस्थमा ब्रोंकाइटिस जो है हमारा, देखो कौन सी लेयर में है, इसमें मेरा फोर्थ लेयर में है ना। हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कौन सी बीमारी कौन से लेयर में आएगी, उसकी डिटेल स्टडी है इसमें। जैसे अर्थराइटिस है या फिर अस्थमा है, इसको हम डिटेल उसमें आगे पढ़ेंगे कि कौन सी लेयर में पहुंचेगी ये। अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस पेशेंट इम्प्रॉपरली अगर ट्रीट किया जाएगा तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, अर्थराइटिस केस बन जाएगा। अस्थमा हैव बीन मेड टू डिसअपियर मच टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट ओनली टू क्रिएट हाइपरटेंशन और इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, अस्थमा ठीक हो गया और उसको ये प्रॉब्लम आ गई, हाइपरटेंशन और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट हो गया। लम्बैगो एंड शियाटिका पेशेंट आर बाउंड टू डेवलप ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ if not treated properly with allopathy, homeopathy और आयुर्वेदिक रेमेडीज। ठीक है, इस्केमिक हार्ट डिजीज बन गई तो वो तो फिर और मुश्किल हो जाएगी उसको क्योर करना। Lumbago, if improperly treated, will end with patient complaining of pain in the neck, which is then diagnosed as cervical spondylitis. ठीक है, तो लम्बैगो छोटी बीमारी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बड़ी बीमारी है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली, इफ cervical and spondylitis is improperly treated, it ends up in the patient complaining of severe giddiness, which is then diagnosed as vertigo. ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बड़ी बीमारी हो गई हमारी वर्टिगो, हमारे ब्रेन लेवल तक चली गई ना प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी एंड्स अप इन द पेन और एफ्लिक्शन ऑफ सम कार्टिलेज समवेयर इन द नी। ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और वो कहाँ पहुँच गई, हमारे नी प्रॉब्लम पे पहुँच गई, बैक और इवन नेजल कार्टिलेज और थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई एसिडिटी को अगर हमने गलत तरीके से क्योर किया था। पुटिंग आई ड्रॉप्स टू क्योर कंजक्टिवाइटिस और ईयर ड्रॉप्स टू क्योर ओटाइटिस मीडिया कैन प्रोड्यूस पेन इन द रिस्ट और शोल्डर और एनी अदर जॉइंट्स। ठीक है, अब कंजक्टिवाइटिस जो हमारा, अभी हम ये पढ़ेंगे सारा आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो कॉर्निया का लेयर कौन से मतलब मीजोडर्म से बनता है, एंडोडर्म से कि एक्टोडर्म से, उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने लेयर कन्वर्ट किए ना, बनाए हैं जो 7 लेयर्स। तो अगर हमारे थोड़ा जो समझ नहीं आ रहा होगा, हाँ, ये अभी इसलिए नहीं समझ में आ रहा ना क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं अभी, वो जब आप बाद में पढ़ोगे ना फिर समझ में आएगा। बस हम ये ध्यान रखो कि ये बीमारी छोटी थी, वो बड़ी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, रिस्ट पेन और शोल्डर पेन में कन्वर्ट हो जाएगी। कॉमनली सीन आर पेशेंट्स हु डेवलप जॉइंट्स पेन आफ्टर ए कैटरैक्ट ऑपरेशन। होता है। तो एलोपैथिक में भी सप्रेशन हो रहा है, एलोपैथिक में तो चलो होता ही है सप्रेशन, अगर होम्योपैथिक में भी बोल देते हैं कि ज़्यादा बुरा सप्रेशन हो जाता है, होता दोनों में ही है। वो लोग उससे करते हैं दवाइयों से अपने, हम लोग अगर गलत तरह से होम्योपैथिक प्रैक्टिस करें तो वही लोग बोलते हैं होम्योपैथी से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो उनका नहीं होता जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से करते हैं, जो नहीं करते उनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। which are directly a result of use of eye drop. This list is endless. One has to realize that disease symptoms disappear only to reappear in a different system, tissue और organ. ठीक है, disappear तो हो गया डिजीज, मगर वो कहाँ पे reappear हो गया, different system, tissue और organ में पहुँच गया. If the reappearance is in progressively lesser important organ or system, it is proceeding towards cure. अगर lesser वाले में गया है तो cure है, और it progress towards more important system or organ, it result in suppression. In the first and second case above, it is obvious that the drug Iris V and Vinca minor were a simillimum to the disease, not simillimum to the constitution. Okay, disease symptoms उसके सारे मैच हो रहे थे। अब लोग बोलते हैं ना हमको तो रिजल्ट मिलता है भाई मिक्सो से, है ना, हमको तो स्पेसिफिक से रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट तो मिलेगा आपको, मगर आपको ये नहीं पता कि आपने उसके अंदर क्या कर दिया, है ना। इफ इट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स, फिर हमारा hence I ended up removing the disease but was not able to strengthen the constitution. ठीक है, डिजीज़ को हमने सिर्फ रिमूव नहीं करना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्ट्रेंथन करना है। By my observation is that homeopaths who prescribe more on mentals are guilty of more dangerous
suppression than their physical or particular prescribing counterparts. तो सब लोग कह रहे हैं दोनों ही यूज़ करो, मेडिकल्स भी फिजिकल। एज अ होल पेशेंट को, सिर्फ मेंटल पे भी मत करो, सिर्फ फिजिकल पे भी मत करो, एज अ होल लो। अगर मेंटल का कुछ मिल रहा है, फिजिकल का भी मिल रहा है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो हमको लेना चाहिए, तो वो सब कुछ लेके उसका जनरल भी लो ना, उसका बेसिक, उसका डिस्पोजिशन क्या है, सिर्फ सिम्टम्स मैच नहीं करने, उसका एक डिस्पोजिशन लेना भी ज़रूरी है, उसका एक जनरल लेना भी ज़रूरी है, वो सब चीज़ें एज अ होल पेशेंट। टेट 3 स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्योर। वी नो दैट डिजीजेज जस्ट डू नॉट डिसअपियर इनटू थिन एयर, वही जो हम बोल रहे थे, एकदम से गायब नहीं होगी बीमारी, nor do they appear from out of the blue. Everything in the world including diseases have a precursor and a follower. ठीक है, ये वाली दे मुझे। Symptoms disappear from one system only to reappear in a different system, tissue or organ. This is called transfer of disease. Transfer of disease can be of two types. ठीक है, दो तरह से ट्रांसफर होती है डिजीज। When symptoms disappear from one organ or system only to reappear in a system or organ of more importance, it is progression of disease or suppression. ठीक है, एक तो suppression वाली साइड जाएगी, less से more की तरफ। This may occur in natural course or with improper treatment. या तो naturally भी हो सकता है ये, या improper treatment की वजह से भी हो सकता है। Second is when the symptoms disappear from one organ or system to reappear in organ to lesser importance, it is regression of disease or proceeding towards cure. Now, which are less important organs and which are the more important organ? This has been the biggest question looming large in front of all homeopaths. Lack of this knowledge makes the homeopathic prescriber lurk in the dark. Many a good follow-up after a prescription which is proceeding towards a cure is nibbled in the bud due to inadequate knowledge of the direction of cure. इसलिए कई बार हम follow-up में गड़बड़ कर जाते हैं, सही प्रिस्क्रिप्शन को गलत समझ लेते हैं और गलत को सही समझ लेते हैं। Dr. Constantine Herring was the first homeopath to show us the light in this direction. His direction guiding law of cure should be considered as one of the greatest discovery in homeopathy, second only to the discovery of the science itself by Dr. Hahnemann. Both these discoveries perfectly complement each other. It is only when a cure is seen following Herring's law one can really vindicate Dr. Hahnemann's universal principle of similia similibus curanter. ठीक है, the direction of cure has been laid down by the Dr. Herring in his law of cure, which are following corollaries. Cures should take place with symptom disappearing from above downward, ऊपर से नीचे, inside outward, ये नहीं है बेटा आपका ग्लास उधर है, center to periphery, from more important organ to less important organ or system. मैम जिਵੇਂ ਮੈਨੂੰ मीजल्स ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਫੇਸ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ऑपोजिट नहीं हो गया। क्या सबसे लास्ट में फेस तो इरप्शंस गए सीगे, तो सबसे पहले फेस पे आए होंगे, हाँ जी, है ना, तो ये हो गया ना, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो सेंटर टू पेरिफेरी में क्या है, जो मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से स्किन की तरफ आएगी प्रॉब्लम, सेंटर टू पेरिफेरी, और इनसाइड आउट भी वही हो गया, और मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। अब डाउनवर्ड में हम तब लेंगे जब कोई चीज़ एक साथ आई है पूरी बॉडी में, तो वो ऊपर से नीचे जाएगी। ठीक है, some of these directions seems to confuse the homeopath since they apparently contradict each other. A case of asthma getting better with the catarrh in the chest, reducing followed by dry cough and further by sneezing should be taken as direction down upward, wrong direction, or from inside out right direction. अब इसमें बताओ क्या सही है ये कि गलत है। अस्थमा का केस है और इसमें क्या हो रहा है कि वो चेस्ट में कैटरल कंडीशन आई अस्थमा ठीक होने पे, और रिड्यूसिंग फॉलोड बाय ड्राई कफ फर्दर बाय स्नीजिंग, सही है कि गलत है? ठीक है ना। तो इसमें लोग कई बार क्या सोचते हैं कि ऊपर से नीचे जा रहा है, नहीं, कहाँ से, केस ऑफ क्या हो रहा है इसमें, डाउन अप जा रहा है, तो यहाँ पे वो डाउन अप लेने लग, हाँ, तो इसमें क्या लेने लगते हैं कि नीचे से ऊपर को जा रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन है, फ्रॉम इनसाइड आउट राइट डायरेक्शन। ये मतलब इसमें क्या है, इनसाइड आउट वाला है सिस्टम, तो इसलिए राइट डायरेक्शन। ठीक है, लंग्स से हमारा स्नीजिंग पर आ गया, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन से अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे पहुंच गया, तो राइट डायरेक्शन।
इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कई बार लोग ना. ए केस ऑफ हाइपर एसिडिटी एंड बर्निंग इन द स्टमक डिसअपियरिंग and tingling numbness in hands appearing to be taken as what direction inside out center to periphery both right direction or less from lesser important organ stomach to more important nervous system that is wrong direction. ठीक है, तो इसमें क्या था कि हाइपर एसिडिटी और बर्निंग थी स्टमक में और वो डिसअपियर हो गई और टिंगलिंग नमनेस शुरू हो गई हाथों में हमारे. तो ये हमारा रॉन्ग डायरेक्शन में है क्योंकि कफ एंड रिकरेंट ब्रोंकाइटिस डिसअपियरिंग only to give rise to leukoderma on skin. अब लोगों को लगता है कि ये स्किन में एक्सरोइजेशन हो रही है, मगर ल्यूकोडर्मा स्किन की प्रॉब्लम नहीं है. ल्यूकोडर्मा डर्मिस हमारी 5th लेयर की प्रॉब्लम है जिसमें पिगमेंटेशन के ऊपर काम होता है ना, मेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो जाते हैं, तो वो 5th लेयर की है, वो स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती ल्यूकोडर्मा. हाँ, इज़ नॉट गुड डायरेक्शन. ठीक है, कफ रिकरेंट ब्रोंकाइटिस थी और हमको लगे कि हाँ ये तो ल्यूकोडर्मा आ रहा है तो स्किन पे चली गई बीमारी, तो हम सही समझें. हाँ, विटिलिगो सफ़ेद दाग जो, तो वो हमारा रॉन्ग डायरेक्शन हो गया. These are many other questions arise in our minds and confuse us to extent of neglecting the law of cure. This non-evidence of the law of cure or lawlessness in homeopathic practice is the sole cause of homeopaths not being confident in their practice and not ready to accept risk in emergency cases like infarction of heart, tuberculosis, etc. ठीक है, ये confusion और ये lack of confidence की वजह से ही हम इस तरह के cases लेने से डरते हैं. All on their own, this has unfortunately given homeopathy a rank of auxiliary science. इसीलिए उसको auxiliary science की तरह देखते हैं लोग होम्योपैथी को. It is unfortunately used only when there is no immediate risk to life along with other conventional therapy going on. We ourselves belittle the scope of homeopathy due to our guidance. Ignorance. Auxiliary science मतलब कि मतलब जिसका कोई बेस नहीं है, इस तरह की साइंस सोचते हैं ना लोग, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ही, क्योंकि उसको साइंटिफिकली कई चीज़ों के साथ कोरिलेट नहीं किया गया है. This is due to ignorance of or lack of knowledge of human science, that is proper anatomy, physiology, embryology, immunology, neuroendocrinology, human biochemistry, genetics. This ignorance has prompted many of us to put forth their theories of cure to suit their convenience. But these theories do not stand the test of mind and science. ठीक है, सर ने देखो सारी चीज़ों को कोरिलेट करके बताया अपनी बुक में, हर सब्जेक्ट को. After 22 years of practical experience, which includes allopathic practice, wrong homeopathic practice with mixing of drug specifics, prescriptions based on all possible wrong principle in homeopathy, and above all, after an in-depth study of human science, that is embryology, genetics, immunology, physiology, have been able to set up a chart of progression of disease. ये सारा कुछ पढ़ के सर ने और बहुत सारी गलतियाँ करके ये फिर progression of disease का एक चार्ट बनाया. I have seen experience again and again in my practice. This chart indicates that all that is happening in the human body, whether cure or disease, are mathematical in progress or regression. There is a certain order in disorder. ठीक है, हर चीज़ का एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, कोई भी चीज़ ऐवे ही नहीं है ना. इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन साइंस इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस. अब जितने भी हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसका होम्योपैथिक प्रैक्टिस में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताएंगे. होम्योपैथ एज ए रॉन्गली बिलीव्ड इज not just a symptom reliever, at least he should not be one. Homeopath treats man in disease and not disease in man. If he treat man as a whole, it is imperative that he understand the internal mechanism of man. ठीक है, उसको internal mechanism of man के बारे में पता होना चाहिए. He should know what a man is made up of. He should know how his system of the body function. ठीक है, किस चीज़ से बना है, जो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, फंक्शनिंग हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, and how he falls ill, और वो कैसे बीमार पड़ रहा है. If he knows all this, he shall know how to and what to correct in him. That is how to cure him. अगर हमको ये सब चीज़ें पता होंगी तभी हमको पता होगा ना कि जो चीज़ नॉर्मल है, और फिर वो जब इलनेस में पहुंचा तो हमको जब नॉर्मल ही नहीं पता होगा तो हमको उस इलनेस कैसे हम पहचानेंगे उसकी. और अगर हमको इलनेस के बारे में पता है तो हमको उसको नॉर्मल पता होना चाहिए, तभी तो हम उसको नॉर्मल तक लेके आएंगे ना. तो हमारी बॉडी में क्या चीज़ें हैं, जो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें जब हमको पता होंगी तभी हमको एक नॉर्मल फंक्शनिंग पता होगी बॉडी की ना, तभी हमको पता होगा कि हमको उसमें कोई क्योर क्या करना है. Importance of physiology. First इन्होंने दिया फिजियोलॉजी से correlation. One has to realize that man is made up of unit of life called cells.
ठीक है, सेल्स से बने हैं। दीज सेल्स मेक अप टिश्यू, फिर टिश्यू बनता है उससे, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मेक सिस्टम एंड सिस्टम हेल्प्स मैन टू लिव टू सर्वाइव। ऑल द सेल्स एंड टिश्यू आर इन कनेक्शन विद ईच अदर, ठीक है। देयर आर वेरियस फूड एलिमेंट्स लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड वेरियस आयंस लाइक आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम विच पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। ये सारे हमारे सेल्स में होते हैं। दे पास फ्रॉम वन टिश्यू टू other tissue and get distributed all over the body. Such food elements and necessary ions are supplied all over the body to build and maintain the tissue. The supply all over the body is essentially by various means, that is cytoplasmic streaming जो हम पढ़ते थे, osmotic gradients, concentration gradients and most important is electrical potential gradient जो हमने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा था उसमें काली में, काली बाई हमने पढ़ी थी, काली कार्ब हमने पढ़ी थी ना सर की बुक से, उसमें सर ने सारा समझाया हुआ है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पंप। It has been scientifically proved by scientists like Woolpart and Weddington that there exist 4 different parts of supply of food called nutritive gradient और animal growth axis। 4 तरह के उन्होंने बताए थे जिससे फूड की प्रॉपर सप्लाई होती है। तो फर्स्ट था इसमें हमारा एनिमल ग्रोथ एक्सिस वाला न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट विच मेक दीज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट फ्लोज। ऑल दीज ग्रेडियंट्स आर पैसिव ग्रेडियंट। इसमें जो भी हमारे फ्लो हो रहा है वो सारा पैसिव हो रहा है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं यूज होती। दैट इज नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ दीज एलिमेंट। जो एक्टिव होता है उसमें एनर्जी यूज होती है, एटीपी यूज होते हैं। दे फ्लो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट। अब जो पैसिव ग्रेडियंट वाले होते हैं वो इसी तरह से फ्लो करते हैं जो हमारे हेरिंग्स लॉ में सर ने बताया हुआ है। तो वो इसे उसको नेचर्स लॉ बोलते हैं ना। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाया, वो उन्होंने बॉडी में चीज़ें देखी कि नेचर्स लॉ, नेचर्स के हिसाब से बॉडी में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पैसिवली जो चीज़ें हो रही हैं उसमें एनर्जी नहीं रिक्वायर हो रही है, वो कैसे फ्लो करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अबव डाउनवर्ड जाते हैं, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाते हैं, सेंटर से पेरिफेरी जाते हैं और इनसाइड से आउटसाइड जाते हैं। हाउ डू वी नो दैट द एनिमल ग्रोथ एक्सिस फ्लोज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हमको कैसे पता चला। इंपॉर्टेंस ऑफ हाँ, तो ये हमारा ये मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कुछ अपना अलग से ही बना लिया, उन्होंने उसको देखा कि हमारी बॉडी में ऐसे फ्लो होता है, ये हमारा नेचर ने बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने भी लॉज बनाए जो भी बनाए ना। फिर हमारा सेकंड था इंपॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रोलॉजी। दिस इज एग्जैक्टली वेयर नॉलेज ऑफ एम्ब्रोलॉजी हेल्प्स। एम्ब्रोलॉजिकली वी नो दैट ए फीटस ग्रोज स्टेप बाय स्टेप इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड डायरेक्शन, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर मैनर में ग्रो करता है। द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज अलॉन्ग द एनिमल ग्रोथ एक्सिस। जैसे एनिमल ग्रोथ एक्सिस में था वैसे ही इसमें भी होती है ग्रोथ। इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फिटस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन दिस कैन बी कॉल्ड एज लाइफ गिविंग न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट। सेकंड आ गया हमारा न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट अलॉन्ग विच फ्लोज द एलिमेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ठीक है। न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट में क्या होता है कि जो भी हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए एलिमेंट्स चाहिए वो उसके हिसाब से फ्लो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड टॉक्सिन्स और टॉक्सिक प्रोटीन्स विच डू नॉट हैव an already existing passive gradient are transported from cell to cell or tissue to tissue through active transport using up energy. This is destructive in character and being opposite to the nutritive gradient can be called as disease axis, ठीक है। जो nutritive gradient में क्या है, जो उसके लिए important nutrients हैं वो उसको वैसे ही flow कर रहा है जैसे हमने हेरिंग्स लॉ में देखा था। मगर अगर यही चीज़ एक्टिव वो पैसिवली हो रहा है विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग चलती है वो पैसिवली चलती है, ठीक है। अगर वही चीज़ एक्टिवली हो जाए तो वहाँ से एनर्जी यूज़ होने लगी, एटीपी यूज़ होने लग गया, फिर हमारी बॉडी में डलनेस आएगी, वीकनेस आएगी, लिथार्जीनेस आएगी, तो वो डिजीज एक्सेस हो गया, समझ रहे हो। तो इसमें यही बताया है टॉक्सिन्स और टॉक्सिक प्रोटीन्स जो होते हैं विच डू नॉट हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसिव ग्रेडियंट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल और टिश्यू टू टिश्यू थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग अप एनर्जी, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इन कैरेक्टर एंड बीइंग अपोजिट टू द न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट कैन बी कॉल्ड एज डिजीज एक्सिस, ठीक है। द डिजीज एक्सिस प्रोसीड टुवर्ड्स डिटीरियोरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड फाइनली डेथ। द क्योर एक्सिस दैट इज द न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट हैज टू बी एग्जैक्टली अपोजिट लीडिंग टू द एप्रिसिएशन ऑफ लिविंग वैल्यूज एंड हेल्दी लाइफ बट नॉट इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी मतलब जो कभी मर ही नहीं सकता, तो वो नहीं होता, मगर इसमें यह है कि वो एक हेल्दी लाइफ हमको देता है, न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट्स होता है। These cure axes correspond to nutritive gradients. These nutritive gradients also correspond to the 4 corollaries of Hering's law of cure. These nutritive gradients, when strong or when strengthened, can wash down the toxin from the tissue. अगर तो ये nutritive gradient जो है वो strong है ना, और strengthening form में है, तो वो toxic वाले जो थे
उसको वॉश कर देता है, टिश्यू से बाहर निकाल के फेंक देता है. दिस न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट कैन देयरफॉर बी कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ इलिमिनेशन since it helps in eliminating toxin from the deeper tissue or parenchymas of organ which are not drained by our other two excretory system, urinary and gastrointestinal system. हाँ, अगर तो ये न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट जो हमारा अच्छे से काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है ना, वो कब हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होएगा. कब होएगा वो वीक? हाँ, जब इम्यूनिटी वीक होएगी या फिर कोई हमारे इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कोई भी ऐसी चीज़ आई जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, फिर वो हमारा न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट जो है वो भी लो हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. फिर वो जो हमारे टॉक्सिन्स आए थे वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो बीमारियाँ होंगी. ठीक है. These nutritive gradient can therefore be called as gradient of elimination since it helps in eliminating toxins from deeper tissue or parenchyma of the organ which are not drained by our other two excretory system, that is urinary and gastrointestinal system. We thus conclude that homeopathic remedy act as the body to enhance the nutritive gradient. तो होम्योपैथिक दवाई हमारी यही करती है, जो न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट है उसको इन्हेंस करती है by adjusting the electrical potential which should be higher in the more important tissue like brain. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को बढ़ाती है जब हम न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट को एडजस्ट करते हैं बाय मेडिसिन. तो वो क्या करती है आगे जाके, जो विच शुड वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को बढ़ाती है. वो क्या करता है, विच शुड बी हायर इन, जो कहाँ पे ज़्यादा होता है हमारा ब्रेन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, टू द लोएस्ट आउटसाइड द स्किन. मतलब ब्रेन और हार्ट और लंग्स में बढ़ा देती है और लो कर देती है स्किन में, जिससे वो अंदर से बाहर की तरफ थ्रू आउट कर देता है उसको. द लोअर द स्किन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल द बेटर इज द एलिमिनेशन. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लो होगा हमारी स्किन का, उतनी ही अच्छी हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होएगी, उतनी अच्छी एलिमिनेशन होएगी, तभी वो बाहर निकलेगा ना. हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ हाँ वो फ्लो करेगा. और जो गंदगी है, जैसे हमें एक्सक्रीटरी, हमारी स्किन से पसीना निकलता है ना, यूरिन से भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, है ना, पॉटी से भी निकलते हैं टॉक्सिन्स, तो वो सारा बाहर निकालेगा अगर वो अच्छा रहेगा तो. Anything which increases the electrical potential on the skin shall interfere with elimination or excretion process via the skin. अब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिस चीज़ से बढ़ेगा हमारी स्किन में, वो हमेशा उल्टा काम करेगा. वो बढ़ा दिया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो जो चीज़ अंदर से बाहर निकल रही थी वो नहीं निकलेगी, वो वहीं पे रह जाएगी, अंदर ही रह जाएगी. और ये जो ऑइंटमेंट होते हैं हमारे, अब इसीलिए बोलते हैं ना ऑइंटमेंट वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए. इसका कारण ये है, एनी ऑइंटमेंट्स और लोकल एप्लीकेशन, बी इट सॉफ्रामाइसिन, कैलेंडुला, कैफाइट्स, विक्स, सेंसर ऑइंटमेंट्स, ऑल दीज इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द स्किन. ये है कारण. हाँ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्किन की बढ़ा दे रहा है, जिससे अंदर की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो उसके इक्वल या उससे लेस में आ गया. अंदर वाला कम हो गया, बाहर वाला ज़्यादा हो गया, तो बाहर से अंदर जाएगी बीमारी. अंदर से बाहर आने के बजाय जो एक्सक्रीशन हो रही थी वो खत्म होके उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी. कोकोनट ऑयल अच्छा होता है, बेस्ट. उसमें कोई वो नहीं होता ना, मेडिकेटेड वो नहीं होता, वो नेचुरली उस चीज़ को ठीक करता है. ऑल दीज इंटरफेयर्स विद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द स्किन. दीज आर देयरफॉर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन होम्योपैथी. जो ये हम मना करते हैं इसीलिए कॉन्ट्राडिक्टेड. इवन मेंथॉल प्रोडक्ट्स और anesthetic ointments which benumb the tissue either on the skin or mucous membrane of mouth, throat or stomach do the same damage and interfere with actions of homeopathic medicine. अब हम विक्स लगाने के लिए, मैं तो जितने पेशेंट आते हैं ना, विक्स तो बहुत कॉमन है यहाँ पे. जरा सा बच्चे का कुछ हुआ नहीं, नाक नहीं बंद हुआ, विक्स मल देते हैं. मैं उनको बोलती हूँ विक्स सबसे पहले उठा के बाहर फेंको घर से. ये तो मैंने मैम से सीखा है, विक्स नहीं लगाने देनी. अब मुझे भी नहीं पता था, हमने तो जो सीखा था उस समय पढ़ा है मैंने, मगर मैं भी भूल गई थी कि ये ऐसे ऐसे होता है. अब उस टाइम की जो मेंटल लेवल और अब में बहुत डिफरेंस है ना. ये चीजें जो पढ़ी हुई कोरिलेट हम करो बोल सकते हैं कि क्यों नहीं लगाने चाहिए. लॉजिक है हर एक का ना, इसका लॉजिक है, कोई वो नहीं है ऐसे ही नहीं कुछ बोल दिया गया है. अब सर हम लोग वहाँ पे हम लोग मेंथॉल वाले प्रोडक्ट्स भी मना करते हैं लेने के लिए. जैसे मेंथॉल, हम अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन का भी वही हाल हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ रहा है वहाँ का मेंथॉल वाले प्रोडक्ट्स लेके ना. तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी है. ठीक है. After establishing what could be happened when homeopathic remedies start a cure, we take the help of embryology again to see what path the nutritive gradient takes to establish the path of cure. अब इसके लिए हमको एम्ब्रियोलॉजी अगेन पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमको पता चलेगा कि जो न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट जो है वो पाथ ऑफ क्योर में कैसे होना चाहिए. ठीक है. दिस ऑल्सो मीन्स वन शुड नो
what path disease takes in the organ and system in the mathematical progression of disease. और इससे हमको ये भी पता चल जाएगा डिजीज किस तरह से आ रही है, वो किस तरह से उसको इफेक्ट करिए. Once we understand which organ are derived from which embryological tissue, we shall clearly understand which organ is more important and which is less important. एक्टो, मीजो, एंडो. सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब उसके बाद एम्ब्रियो बनता है ना, तो सबसे पहले यही होता है. सबसे पहले 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टो, मीजो, एंडो. यही 3 लेयर्स जो होती हैं आगे जाके ऑर्गन्स बनाती हैं. कुछ ऑर्गन्स हमारे एक्टोडर्म से बने होते हैं, कुछ मीजो से बने होते हैं, कुछ एंडोडर्म से बने होते हैं. तो एक्टो वाला लेस इंपॉर्टेंट है, मीजो वाला उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंडो वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमको ये पता करना है एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बने हैं, मीजो से कौन से बने हैं, और ये अगर हमको पता हो गया तो हमको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कौन से ऑर्गन की कितनी इंपॉर्टेंस है. Which is less important? This chart can then be used protectively like a compass of gauge, the direction of Harring's law of cube.